हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगर हमारे पास ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसमें जो चार्ज पार्टिकल होगा ना वो कैसे मोशन करेगा उसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा इधर देख लो। अगर ना हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हमने क्रॉस करके बनाया ऐसे करके, ठीक है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है ऐसे डॉट में। ठीक है, तो इनका मतलब क्या होता है? क्रॉस का मतलब देखो, आपने एक एरो देखा होगा, जो एरो होता है वो कैसे होता है? ऐसा होता है। ठीक है, अगर ना एरो आपकी तरफ आ रहा होगा, ठीक है, एरो जो है ये वाला पॉइंट जो होगा वो आपकी तरफ होगा। एरो आपकी तरफ आने का मतलब क्या होता है? ये जो पॉइंट होगा वो आपकी तरफ ही तो होगा ना। ठीक है, तो अगर एरो आपकी तरफ आ रहा होगा, इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आ रहा होगा तो आपको कैसा दिखाई देगा? पॉइंट दिखाई देगा। इसके अगर ये सामने से आ रहा होगा तो आपको ऐसे पॉइंट जैसा दिखाई देगा ना। तो अगर कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पॉइंट में बना है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है? इस प्लेन से बाहर निकल रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, चलो दूसरी चीज़ है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रॉस करके बना है, ठीक है, तो अगर एरो आपसे दूर जा रहा होगा तो एरो का पीछे वाला हिस्सा दिखाई देगा। पीछे वाला हिस्सा कैसे? ऐसे क्रॉस में। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रॉस करके बना है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के किधर जा रहा है? अंदर जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब डॉट का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, और क्रॉस का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है इस प्लेन के। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट चीज़ ये है, इसमें केस बनेंगे। फर्स्ट केस ये है कि व्हेन पार्टिकल इज थ्रोन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो पार्टिकल है उसे मैग्नेटिक फील्ड के कैसे रखेंगे हम लोग? परपेंडिकुलर दे देंगे। ठीक है, चलो, तो परपेंडिकुलर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को, देखो आपने सोचा होगा मैग्नेटिक फील्ड को हम लोगों ने ऐसे क्रॉस और डॉट में ही क्यों बनाया? मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे भी तो बना सकते थे हम लोग। ठीक है, कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इधर लेके जाएंगे हम। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है? देखो, जो परपेंडिकुलर के लिए होता है ना, परपेंडिकुलर बोलने का मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल है इसको हम ना इस मैग्नेटिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेंकेंगे, बोलने का मतलब ये कि अगर मान लेते मैंने ऐसे फेंका इसे, ठीक है, तो ना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो ये मोशन करेगा ना, मोशन करने का मतलब जो इसका पाथ होगा ना, जिस रास्ते को ये फॉलो करेगा, जिस पाथ को ये फॉलो करेगा ना, वो हमें एग्जैक्टली ढंग से दिखेगा नहीं। ठीक है, वो कैसे दिखेगा हमको? जब हम लोग ऐसे क्रॉस में डॉट में बनाएंगे, क्योंकि ना अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेंकते हैं ना, इसमें ध्यान से देखना, अगर ये क्रॉस है, क्रॉस का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो अंदर जा रहा होगा, तो चार्ज पार्टिकल को कैसे भेजेंगे? हम ऐसे भेजेंगे। ठीक है, तो ये बनाना तो आसान है इसमें। ठीक है, तो जो चार्ज पार्टिकल होगा उसको हम लोग कैसे फेंकेंगे? ऐसे फेंकेंगे। अब वो क्या करता है? फिर ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पे ना अगर मुझे सर्कुलर मोशन बनाना को, वो तो ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा। ध्यान से देखना, ये मैग्नेटिक फील्ड है और सर्कुलर मोशन कैसे करेगा? वो ऐसे में करेगा, ऐसे में। ठीक है, तो इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो सर्कुलर मोशन आपकी बार इसमें मुझे बनाना पड़ेगा, वो थोड़ा बाहर थोड़ा अंदर, थोड़ा बाहर थोड़ा अंदर ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसमें तो आसान है, क्योंकि इसमें प्लेन में बन जाएगा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जिसमें प्लेन में बन जाएगा, देखो एक चीज़ को तो बाहर आना ही पड़ेगा। ठीक है, या तो ये सर्कुलर मोशन सर्कल बाहर की तरफ बनेगा, बाहर बोलने का मतलब प्लेन के बाहर। ठीक है, ये जो कॉपी मैंने बनाई है, प्लेन बनाई है, प्लेन के ऐसे बाहर आएगा। ठीक है, बाहर और थोड़ा अंदर। ठीक है, चलो, या मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे बनना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमने दिखा दिया क्रॉस करके, तो ये जो सर्कुलर मोशन होगा ना वो कैसे बनेगा? प्लेन में बनेगा आपके बार। ठीक है, इसीलिए ऐसा करके बनाया। व्हेन पार्टिकल इज थ्रोन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, जो पार्टिकल होगा अगर उसे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भेजेंगे तो वो कैसे पाथ को फॉलो करेगा? सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना, जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के, ये मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस वाला, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेंकते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलो, इट इज़ मूविंग अलॉन्ग सर्कुलर पाथ। अब ना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, केस नंबर फर्स्ट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें ना, क्योंकि हमें कहाँ, अगर सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है तो रेडियस निकालनी है, टाइम पीरियड निकालना है यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट है फोर्स जो होगा, आपको याद है, तो जो फोर्स लगेगा इसमें, ठीक है, जब वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है तो उस चार्ज पार्टिकल में जो फोर्स लगेगा, ये जो फोर्स है, ठीक है, ये जो लगेगा उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? F=QVB साइन थीटा होता है ना। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 90 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भेजा उसको, चार्ज पार्टिकल को। ठीक है, चलो, थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी तो हम लोग फोर्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? QVB। ठीक है,
को फॉलो करता है तो उसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। ठीक है, r का मतलब क्या होता है, रेडियस, m का मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है ना उसका मास कितना है, v का मतलब कितनी वेलोसिटी से कर रहा है वो। ठीक है, चलो ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स का कौन काम कर रहा है यहाँ पे, ये वाला फोर्स काम कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, F=qvb। ध्यान से देखना, ये जो फोर्स लग रहा है ना उस चार्ज पार्टिकल में, ये फोर्स क्या काम कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को घुमाने का ही तो काम कर रहा है ना। इसका मतलब ये जो फोर्स है ना यही सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट ना सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है ना तो उस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में बनाए रखने के लिए एक फोर्स काम करता है, सेंटर की तरफ बनाए रखने के लिए एक फोर्स काम करता है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। ठीक है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, ये फोर्स कर रहा है। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो काम कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो चार्ज पार्टिकल में फोर्स लगा रहा होगा ना वही काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब जो ये फोर्स है और सेंट्रीपिटल फोर्स है दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब QVB किसके इक्वल हो जाएगा, mv²/r। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड mv²/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QVB हो जाएगा। v से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, r यानी कि हमें रेडियस की वैल्यू निकालनी, तो रेडियस का हो जाएगा mv/qb। ठीक है, तो अगर ये आएगा कि हम किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेंक रहे हैं तो वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, तो वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। उस सर्कुलर पाथ के लिए हमको क्या निकालनी, रेडियस निकालनी है, तो ये रेडियस हो जाएगी। कैसे निकाली हमने रेडियस, सबसे पहले क्या होता है, F=qvb साइन थीटा होता है, थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, QVB। ठीक है, उसके बाद क्योंकि सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है तो फोर्स क्या हो जाएगा, mv²/r हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा होगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो रेडियस निकल जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब है टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड का मतलब पता है, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड का मतलब होता है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना टाइम ले रखा है उसको टाइम पीरियड बोला जाता है। ठीक है, जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, इसकी रेडियस मानते हैं r है। ठीक है, एक चक्कर लगाने में, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रखा उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, चलो कैसे निकालते हैं, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। अगर हम बात करेंगे स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम निकालना क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। टाइम इक्वल्स टू, इस टाइम को अगर मैं टाइम पीरियड लिखूंगी यहाँ पे तो ये जो डिस्टेंस होगी ना ये कितनी होगी, टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, एक रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो टाइम पीरियड के लिए हम लोग एक रिवॉल्यूशन के जो डिस्टेंस है वही तो लेंगे ना, एक रिवॉल्यूशन मतलब ये पूरा इसका सरकमफ्रेंस लेंगे। सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2πr होता है। ठीक है, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना। अगर टाइम पीरियड हो जाएगा वो तो डिस्टेंस क्या होगी, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन की डिस्टेंस। ठीक है, उसका सरकमफ्रेंस आएगा तो वो कितना होता है, 2πr। हमको पता हो जो चार्ज पार्टिकल है वो v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, राउंड कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2πr/v। ठीक है, r की वैल्यू हमने अभी निकाली है, ये mv/qb, तो r की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2πm/qb। v से v क्योंकि कैंसिल हो गया। ठीक है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ v। इसका ना एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ध्यान से देखना एक चीज़, इसमें क्वेश्चन भी आ सकते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2πm/qb। ठीक है, इसका मतलब ना ये है कि जो टाइम पीरियड होगा, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन यानी कि एक चक्कर लगाने में जो टाइम ले रहा है ना वो वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वेलोसिटी पे ही डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी किसी चार्ज पार्टिकल की कम हो ज़्यादा हो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में उतना ही टाइम लेगा। बोलने का मतलब ये है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ध्यान से देखना यहाँ पे, ये जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को फेंक रही हूँ, ठीक है, उसकी मान लेते हैं एक चार्ज पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी क्या है, कम है, v1 है मान लेते हैं, और दूसरे की v2 है। v1 जो है वो कम है और v2 क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, v2 इज़ ग्रेटर देन v1। ठीक है, अब ना बात ये चल रही है यहाँ पे, अगर मैग्नेटिक फील्ड वही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तुमने चेंज नहीं किया, चार्ज पार्टिकल भी वही है, बस तुमने वेलोसिटी चेंज किया चार्ज पार्टिकल की। ठीक है, तो ना जो एक चक्कर में टाइम लगेगा, एक रिवॉल्यूशन में टाइम लगेगा वो सेम लगेगा। ऐसे कैसे पॉसिबल है, ऐसा इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि जिसकी कम वेलोसिटी होती है, ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल तुमने कम वेलोसिटी से फेंका है ना यहाँ, वो छोटे पाथ को फॉलो करेगा, और जो तुमने ज़्यादा वेलोसिटी से फेंका है ना वो बड़े पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है,
तब बैलेंस हो जाएगी सारी चीज़ें, क्योंकि देखो छोटे पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर कोई छोटा रास्ता होगा तो कम टाइम लगेगा, और जो बड़ा रास्ता है उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा ना, और ज़्यादा टाइम लगेगा तो वेलोसिटी भी इसकी ज़्यादा ही है, तो दोनों चीज़ें फिर बैलेंस हो जाती है। अगर एक चीज़ उसकी ज़्यादा है तो दूसरी क्या हो रही है वहाँ पे, उसको बैलेंस कर रही है वहाँ पे, ठीक है। तो वेलोसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे डिस्टेंस भी ज़्यादा है, वेलोसिटी कम है तो डिस्टेंस भी कम है, ठीक है। डिस्टेंस कम होने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो टाइम होगा ना वो क्या होगा, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, तो जो टाइम पीरियड होगा वो उसके किससे इंडिपेंडेंट होता है, वेलोसिटी से। कितना भी तेज होगा, कितने भी धीरे चलेगा, लेकिन टाइम पीरियड उतना ही होगा, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में उतना ही टाइम लगेगा। कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसके लिए रेडियस भी बढ़ जाएगी, ठीक है। चलो अब सेकंड केस करते हैं इसका। ये तो हो गया अगर हमने किसी चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेंका है तो वो कौन से पाथ को फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ को। सेकंड केस है, इफ पार्टिकल थ्रो एट थीटा एंगल, अगर हमने किसी ना थीटा एंगल पे उसको फेंका तो कौन से पाथ को फॉलो करेगा, हेलिक्स को फॉलो करेगा वो, ठीक है। हेलिक्स का मतलब पता है क्या होता है, ऐसे, इसको हेलिक्स बोला जाता है, ठीक है। इस शेप को हेलिक्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या, किस पाथ को फॉलो करेगा, हेलिकल पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। रेडियस क्या होगी, एम वी बाई क्यू बी थी ना, अब की बार क्यू बी साइन थीटा भी आ जाएगा साथ में, ठीक है। तो इस पाथ को फॉलो करेगा यहाँ पे। उसके बाद देखना है यहाँ पे, जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हमने मैग्नेटिक फील्ड के कैसे एंटर कराया, परपेंडिकुलर एंटर कराया। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन होगा ना कैसे मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा वहाँ पे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो कैसे जाएगा, ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है, जिसकी रेडियस आर होगी मतलब, ठीक है। लेकिन ना अगर वही इलेक्ट्रॉन हमने इसी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में भेजा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है, अंदर जा रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसको अगर हमने ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भेजा, यानी कि इसी डायरेक्शन में भेजा, तो वो जो इलेक्ट्रॉन होगा ना सीधे सीधे चले जाएगा। सीधे सीधे जाने का मतलब ये ऐसे बनाते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को ऐसे फेंका, ठीक है, ऐसे थ्रो किया इसको, ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन होगा ना उस पे ना ये मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाने वाला, ठीक है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ना जैसे जा रहा था ना, जैसे हमने उसे फेंका था वैसे ही चलते रहेगा वो, ठीक है। इसका मतलब यानी फोर्स नहीं लगने का मतलब ये नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन फिर रेस्ट में हो जाएगा अंदर जाने के बाद। अगर हमने उसे फोर्स दिया, हमने उसे फेंका है, उसको वेलोसिटी है उसके अंदर, तो वो उसी वेलोसिटी में जाता रहेगा, उसी डायरेक्शन में जाता रहेगा, क्योंकि उसमें फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, सॉरी, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में जाता है तो उसमें जीरो फोर्स लगता है। जीरो फोर्स लगने का मतलब ये है कि वो जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में जाता रहेगा, ठीक है। उसे फोर्स जीरो लग रहा है, ठीक है, उसका मोशन जीरो नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे हमने उसे फेंका था ना वैसे चलते रहेगा, ठीक है। चलो अब थीटा एंगल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ना एक चीज़ देखते हैं, जैसे कि ये है हमारे पास, ठीक है। वो जो इलेक्ट्रॉन है ना उसे हमने थीटा एंगल पे फेंका, ठीक है ना, तो 90 डिग्री का एंगल, उसकी जो वेलोसिटी है ना वो ऐसे जा रही है, थीटा एंगल के साथ जा रही है, ठीक है। मतलब ना ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेलोसिटी है, हमने कैसे फेंका उसे थीटा एंगल के साथ फेंका, ठीक है। चलो, तो ये जो वेलोसिटी होगी ना इसके हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं। ये क्या होगा, v cos थीटा, और ये क्या होगा, v sin थीटा, ठीक है। यानी कि जो वेलोसिटी है ना इसके हमने दो कंपोनेंट कर दिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है ना उसके बाद दो वेलोसिटी है, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस किसके साथ है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। ये वाली जो वेलोसिटी होगी v cos थीटा वाली, वो चाहेगी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सीधा सीधा चले जाए, ठीक है। इसकी वजह से तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन ये जो v sin थीटा है ना ये परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर जब किसी चार्ज पार्टिकल को फेंका जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वो सर्कुलर मोशन करता है। इसकी वजह से तो सीधे सीधे जाएगा, और इसकी वजह से कैसा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है। इसका मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो कैसा मोशन करेगा, सर्कुलर भी करेगा और सीधे सीधे भी जाता रहेगा, ऐसा मोशन करेगा, ठीक है। इसको हेलिक्स बोला जाता है, ठीक है। ये कैसा मोशन है, हेलिक्स, इस स्ट्रक्चर को हेलिक्स बोला जाता है, ठीक है। तो कैसा मोशन है, हेलिक्स, ठीक है। चलो
उसके बाद है लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या होता है? व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन इन अ रीजन अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस फोर्स इज गिवन बाय, ठीक है। लॉरेंज फोर्स क्या होता है? जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में रखा जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों उसमें फोर्स लगाएंगे, दोनों के कंबाइंड फोर्स को बोला जाता है लॉरेंज फोर्स, ठीक है। तो लॉरेंज फोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का कंबाइन इफेक्ट, कंबाइन फोर्स को क्या बोलते हैं? लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? लॉरेंज फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाता है ना उसका फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इंटू ई, ठीक है। क्योंकि ई का फॉर्मूला क्या होता है? ई इक्वल्स टू क्या होता है? एफ बाई क्यू ना, हमको तो फोर्स निकालना है तो क्यू की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा होगा वो क्या होगा? क्यू इंटू ई। मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा होगा, जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा। साइन थीटा हटाएंगे तो वी क्रॉस बी लिख सकते हैं ना, तो ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो एफ ई की जगह में क्या रखेंगे? क्यू इंटू ई। एफ एम की जगह में क्या रखेंगे? क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? क्यू कॉमन आ रहा है, तो दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे? क्यू कॉमन ले लेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। इसी को क्या बोलते हैं? लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, ठीक है। स्पेशल केस फर्स्ट है इसमें, इफ चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। हमको पता अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भेजा जाता है तो साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो एफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? क्यू ई प्लस बी वी, ठीक है। लॉरेंज फोर्स विल बी जीरो। लॉरेंज फोर्स जीरो होगा कब? when इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और वो दोनों किसके परपेंडिकुलर? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो उस टाइम पे लॉरेंज फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखना अगर लॉरेंज फोर्स जीरो होगा, ठीक है, तो एक कंडीशन निकालते हैं यहाँ पे, जो वेलोसिटी होगी ना यहाँ पे, तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? अगर लॉरेंज फोर्स को हमको जीरो करना है तो लॉरेंज फोर्स की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? v इक्वल्स टू, जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? v इक्वल्स टू माइनस का e बाय वी, ठीक है। इफ अ चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जब किसी चार्ज पार्टिकल को पैरेलल या एंटी पैरेलल डायरेक्शन में भेजा जाता है मैग्नेटिक फील्ड के, तो मैग्नेटिक फील्ड उसमें कोई फोर्स नहीं लगाता। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो लॉरेंज फोर्स होगा ना उस टाइम पे वो सिर्फ किसकी वजह से आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स लगा ही नहीं रहा है। कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थीटा एंगल पे रखेंगे, ठीक है, आई करंट फ्लो कर रहा है इस वायर में, तो इसमें ना वायर में क्या फोर्स लगेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो चार्ज पार्टिकल में जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा होगा उसका फॉर्मूला तो हमको पता है क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा होता है। लेकिन चार्ज पार्टिकल नहीं है, यहाँ पे एक वायर रख रखी, वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई, तो इस वायर में ये मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा वो निकालना है हमें, वो फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से देखना कैसे करेंगे आप, ठीक है। बहुत सिंपल है। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, किसी चार्ज पार्टिकल में जो फोर्स लग रहा होगा ये फॉर्मूला हमको पता है, ठीक है। एफ क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा होता है, ठीक है। चलो, फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज, सिर्फ एक चार्ज पार्टिकल होगा। देखो अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है, हमको नहीं पता इसमें क्या होगा, फोर्स क्या लगेगा, लेकिन इसमें करंट फ्लो कर रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो करंट किसकी वजह से फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इसका मतलब ना इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना मूव कर रहे हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन में कितना फोर्स लगेगा? F इक्वल्स टू ई वी डी बी साइन थीटा है। ध्यान से देखना, क्यों क्या है? चार्ज ना, एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है? ई, ठीक है। सिंगल जो चार्ज होगा एक इलेक्ट्रॉन होगा। अभी पूरी वायर पे कितना फोर्स लगेगा वो नहीं निकाला हमने सिर्फ ये निकाला कि जो इतने सारे इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, वेलोसिटी में, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन में कितना फोर्स लग रहा होगा वो हमने निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है। एफ इक्वल्स टू क्या? ई वी डी, ठीक है, बी साइन थीटा, ठीक है। वी डी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना, जब किसी इलेक्ट्रॉन को मोशन मिलता है, जब उसे बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, जब उसमें करंट फ्लो करता है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। क्यू की जगह में क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। वी की जगह में क्या आएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बी क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड है, साइन थीटा, ठीक है। चलो, नंबर ऑफ चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एन। यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ चार्ज है? एन है, स्मॉल एन, ठीक है। टोटल चार्ज कितना होगा कंडक्टर में? स्मॉल एन ए इंटू एल, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर हमें एक चीज़ का रेट पता है
तो हमें जितने का भी रेट निकालना होगा उसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट वॉल्यूम में कितना, अगर हमारे पास यूनिट वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज पार्टिकल है, कितने इलेक्ट्रॉन है, इतने, ठीक है। इसके पूरे वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वॉल्यूम की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे ना। फिर वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इसकी लेंथ से। तो लेट कर लेते हैं कि जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना ए, और इसकी ए और इसकी लेंथ कितनी है, एल है, ठीक है। तो ए इंटू एल क्या हो जाएगा, इस वायर का वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम की मल्टीप्लाई एन से करेंगे तो नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ चार्ज आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज लग रहा है, जितने इस वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे उनमें कितना फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन में इतना फोर्स लग रहा है, जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें कितना फोर्स लगेगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, ठीक है। समझ में आया यहाँ पे कैसे करा। सबसे पहले देखो एक इलेक्ट्रॉन में कितना फोर्स लग रहा है वो हमने निकाला। यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन थे, टोटल वॉल्यूम में कितने होंगे, टोटल वॉल्यूम के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। टोटल वॉल्यूम के इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया ना। तो एक इलेक्ट्रॉन में जब इतना फोर्स लग रहा है तो इनमें कितना लगेगा, इनकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। NaLeVdB साइन थीटा। अब इतना याद होगा आप लोगों को, NeAVD को क्या लिखते हैं हम लोग, करंट लिखते हैं ना। NeAVD क्या होता है, करंट होता है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ILB साइन थीटा, ठीक है। तो इस पूरे को हम I लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ILB साइन थीटा आ जाएगा। तो अगर कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है थीटा एंगल पे, तो उस वायर पे कितना फोर्स लग रहा होगा, वहाँ पे ILB साइन थीटा, ठीक है। चलो, और अगर डायरेक्शन निकालनी होगी तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग, इस लेफ्ट हैंड रूल से। फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स तो लग रहा है इस वायर में, पर कौन सी डायरेक्शन में लग रहा होगा, लेफ्ट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है। तो सबसे पहले करंट के डायरेक्शन में इसको रखेंगे, मिडिल फिंगर को। करंट किधर की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा, ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है करंट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इसको इधर रखो, मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना, तो इसका मतलब जो थंब होगा वो तुमको क्या बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। तो फोर्स किधर को, इनवर्ड है, यानी कि प्लेन के अंदर जा रहा है फोर्स, ठीक है। तो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर। देखो यहाँ पे ना कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड था ना, मैग्नेटिक फील्ड में हमने वायर रख रखी थी, ठीक है। तो वायर रखने में जो मैग्नेटिक फील्ड वायर में फोर्स लगा रहा होगा ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ILB साइन थीटा। यहाँ पे ध्यान से देखना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कैसे, ठीक है। चलो, आपको याद होगा जब कोई वायर में करंट फ्लो करता है तो वायर के जो आसपास है ना करंट, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। करंट फ्लो करने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, वही मैग्नेटिक फील्ड अब यहाँ पे फोर्स लगाएगा। इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो इस वायर में फोर्स कौन लगाएगा, इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, ठीक है। और इस वायर पे कौन फोर्स लगाएगा, जो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। तो ध्यान से देखना, जो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इसमें फोर्स नहीं लगाएगा, ठीक है, वो इसमें फोर्स लगाएगा। तो एक वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो दूसरी वाली वायर पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। चलो, तो ध्यान से देखना, सबसे पहले ना हम डायरेक्शन निकालते हैं, उसके बाद डेरिवेशन करेंगे। पहले डायरेक्शन निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो ना इस वाली वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना, पहले उसकी डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है। तो किसी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन नहीं निकालनी है, अभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। जब वायर में करंट फ्लो करता है और हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी रहती है तो कैसे निकालते हैं हम लोग, राइट हैंड थंब रूल से। थंब की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो तुम्हारी कर्ल फिंगर होंगी ना वो तुमको क्या बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। करंट के डायरेक्शन में थंब रहेगा, कर्ल फिंगर क्या बताएंगे हमें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इस पॉइंट में ना, यहाँ इस साइड को अगर हम इधर की बात करेंगे तो इधर को जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कहाँ जा रहा है, अंदर की साइड जा रहा है, अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। चलो, इसका मतलब इस वाली वायर में जो ऊपर की साइड करंट फ्लो कर रहा है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा होगा ना, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, अंदर की तरफ है, ठीक है। इतने समझ में आया। इस वाली वायर पे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा ना, इसमें ना देखो, इसको समझने के लिए आपको राइट हैंड थंब रूल और जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड थंब रूल दोनों करना है, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी और फिर हमें फोर्स की डायरेक्शन भी निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो इस वाली वायर में ऊपर की साइड करंट फ्लो कर रहा है, हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो अंदर की साइड है, यानी कि इधर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब लेफ्ट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे, ये वाली वायर ना इधर जाएगी या इधर खींचेगी वो निकालना है हमें। फोर्स लगेगा ना इसे, अगर इस वाली वायर को कोई इधर खींच रहा होगा तो इधर जाएगी ना, या इधर फोर्स लगेगा तो इधर ही तो जाएगी, ठीक है, वो निकालना है हमको यहाँ पे, ठीक है।
चलो, तो इस वाली वायर में करंट किधर फ्लो कर रहा है, ऊपर ना, तो ये वाली करंट की फिंगर है ना, ये किधर होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए, ऐसे कर देते हैं ऊपर, ठीक है। चलो, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की साइड है, ये तो ऊपर ही रहना चाहिए, थोड़ा सा घुमा दो ताकि ये उंगली अंदर चले जाए, ये वाली जो है ना, ये फिंगर अंदर जानी चाहिए इस प्लेन के अंदर, ठीक है। और मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन किधर है, इधर। तो जो थंब होगा ना, ये थंब दिखाई दे रहा है आपको, इस साइड है, ठीक है। जो थंब होगा ना वो इस साइड है, इसका मतलब जो ये वाली वायर है इसमें किधर फोर्स लगेगा, इधर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। तो समझ में आया कैसे हुआ ये, ठीक है। तो ये वाली जो वायर है ना वो इधर खींच रही होगी, ठीक है। अब इस वाली वायर को देखते हैं, ये इस वाली वायर के पास आएगी या इससे दूर जाएगी, वो निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। वही वाला दोनों रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले ना इस वाली वायर में फोर्स कौन लगा रहा होगा, मतलब इस वाली वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा होगा वो किसका है, इसका है ना। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा ना उसकी डायरेक्शन निकालते हैं। करंट की डायरेक्शन थंब, ठीक है, राइट हैंड ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट हैंड किस में आएगा, फ्लेमिंग्स वाले में, ठीक है। चलो, थंब किधर रहना चाहिए, करंट के डायरेक्शन में रहना चाहिए, और जो कर्ल फिंगर होंगे वो क्या बताएंगे हमें, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो फिंगर है ना वो बाहर आ रही है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा यहाँ पे, वो क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, प्लेन से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा होगा ना उसकी डायरेक्शन किधर को है, बाहर को, ठीक है। चलो, करंट किधर है, इसके लिए अब फोर्स निकालते हैं ना, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, उसकी डायरेक्शन तो पता चल कि बाहर आ रहा है, इसमें फोर्स निकालना है अब, ठीक है। फोर्स के लिए क्या करते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स, ठीक है। करंट के डायरेक्शन में कौन रहना चाहिए, मिडिल फिंगर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है, बाहर को आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखो, करंट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऐसे करंट की डायरेक्शन किधर है, ऊपर है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किधर को जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम देखेंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, बाहर आ रहा है, ठीक है। तो जो थंब होगा ना वो क्या बताएगा हमको, फोर्स की डायरेक्शन, थंब किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, आप लोग खुद भी कर सकते हो, ये जो बताएगा ना हमको करंट की डायरेक्शन बताएगा, करंट किधर है, ऊपर, तो ये वाली जो फिंगर है ना वो ऐसे ऊपर रहनी चाहिए, ठीक है। ये क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर आ रहा है ऐसे, ठीक है। तो थंब किधर इंडिकेट कर रहा है, इधर इंडिकेट कर रहा है, इस साइड को इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब जो ये वाली वायर है ना उसमें इधर को फोर्स लगेगा। तो याद रखना, जब किसी वायर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है, सेम बोलने का मतलब है कि अगर ऊपर की डायरेक्शन में दोनों में फ्लो कर रहा है या नीचे की डायरेक्शन में दोनों में फ्लो कर रहा है, तो उस टाइम पे दोनों वायर एक दूसरे की तरफ खींचती है, ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये जो दोनों वायर होंगे ना वो ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि देखो अगर इन दोनों वायर को कोई मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे को, वो एक दूसरे के पास खींच रहे हैं, तो ऐसे नहीं हो जाएंगे कुछ टाइम बाद, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप लोगों को होमवर्क है, आप लोग ऐसे देखना, इसमें चेक करना, जब ऑपोजिट होगा ना, ऑपोजिट बोलने का मतलब है कि एक में तो ऊपर की डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है और दूसरे में नीचे की डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। एक में इसमें ऊपर ही रहने देना, इसमें नीचे कर देना, या इसमें ऊपर ही रहने देना, इसमें नीचे कर देना, ठीक है। तो उस टाइम पे ना ये दोनों एक दूसरे के दूर जाएंगे, इसका मतलब उसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, कुछ टाइम बाद वायर ऐसे हो जाएंगी, ठीक है। अब डेरिवेशन करता है, अब हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। एक वायर में जो फोर्स लग रहा होगा ना, वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, उसमें फोर्स क्या लगेगा, ILB sin थीटा, ठीक है। फॉर्मूला हम यही अप्लाई करेंगे यहाँ पे, किसी वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसमें फोर्स क्या लगता है, ILB sin थीटा, ठीक है। आई क्या होता है, उस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। एल का मतलब वायर की लेंथ, और बी का मतलब क्या होता है, किस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको रख रखा है, ठीक है। चलो, दोनों वायर एक दूसरे की वैसे यहाँ पे क्या रख रखी है, पैरेलल रख रखी है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड एक के अंदर बन रहा था, एक के बाहर बन रहा था, तो जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, सॉरी 90 हो जाएगा, ठीक है। तो 90 होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे sin 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो फोर्स क्या होगा, ILB, ठीक है। दोनों वायर की क्योंकि लेंथ सेम है तो फोर्स तो दोनों में सेम ही लगने वाला है यहाँ पे, ठीक है। चलो, फ्रॉम डायग्राम वी कंक्लूड बोथ कंडक्टर्स आर इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय नेबरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर। अगर हम सेकंड वाली वायर में फोर्स निकालेंगे तो F2 लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो F2 इक्वल्स टू क्या होगा, B1 I2 L sin थीटा। ऐसे क्यों लिखा, जो दूसरा वाला कंडक्टर है, दूसरी वाली वायर है, उसमें फोर्स कौन लगा रहा था दूसरी वाली वायर में, पहले वाले का मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे B2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, B1 लिखेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बन रहा है, B1 वाली वायर की वजह से बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो, करंट तो उसका खुद का था ना, उसमें देखो दूसरी वाली वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तभी तो पहले वाला का जो मैग्नेटिक फील्ड था वो उसमें फोर्स लगाएगा। अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो फोर्स कहाँ से लगेगा, ठीक है। तो करंट तो अगर दूसरी वाली में फोर्स निकालना तो करंट तो दूसरी का ही होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड पहली वाली का होगा। L sin थीटा, थीटा यहाँ पे 90 हो जाएगा, तो फोर्स कितना हो जाएगा, B1 I2 L।
यूनिट लेंथ की अगर हम लोग बात करेंगे, 1 मीटर लेंथ की अगर हम बात करेंगे, मान लेते जो वायर है ना वो यूनिट लेंथ है उसकी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो एल की जगह हम 1 लिख सकते हैं, तो फोर्स कितना आ जाएगा B1 इंटू I2, ठीक है। ये वाला जो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फोर्स है वो सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब वायर 1 मीटर लेंथ की होगी, ठीक है। वायर की लेंथ 1 मीटर नहीं है तो उस टाइम पे ये फोर्स है, ठीक है। चलो अब हम ना फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बन रहा है? पहली वाली वायर की वजह से बन रहा है ना। जब किसी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसके सामने भी किसी पॉइंट में एक वायर है, वायर की वजह से उसके सामने किसी पॉइंट में हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से भी किया था और बायो सेवर्ट लॉ से भी किया था, ठीक है। फॉर्मूला क्या आता है उस टाइम पे हमारे पास 2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई क्या था, देखो हम पहले वाले का मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं ना। जैसे ये एक वायर है, इसकी वजह से इस पॉइंट में हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो उसके लिए तो क्या होगा, इसी का करंट आएगा ना वहाँ पे, ठीक है। इसका करंट बन रहा तभी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आया, ठीक है। तो B1 क्या आ जाएगा, 2 म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, ठीक है। दोनों वायर के बीच की डिस्टेंस कितनी, आर डिस्टेंस में ही निकालना है ना हमें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, B1 की जगह में ये पुट कर सकते हैं ना हम लोग, तो B1 की जगह में ये रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वजह से ये आगे यहाँ पे फोर्स कितना आगे, यहाँ पे इतना आगे हमारे पास फोर्स इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। अगर वायर की लेंथ 1 मीटर नहीं है तो वहाँ पे हम L भी लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट वाली वायर के लिए फोर्स निकालेंगे तो फर्स्ट वाली वायर के लिए किसकी सिमिलर आएगा, सेकंड वाली वायर की सिमिलर फोर्स आएगा। क्योंकि देखो अगर हम किसी चीज़ में फोर्स लगाते हैं तो वो भी हम पे उतना ही फोर्स लगाता है। अगर एक वायर दूसरी वायर पे फोर्स लगा रही, दूसरी वाली पहली वाली पे उतना ही फोर्स लगाएगी, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगी, ठीक है। ये किसको इंडिकेट करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को इंडिकेट करता है। मतलब बोलने का मतलब ये मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होगी ना। ये वाली वायर इस वाली वायर को ऐसे खींच रही है तो ये वाली इसको ऐसे खींचेगी, ठीक है। ऑपोजिट होगा डायरेक्शन, लेकिन वैल्यू सेम सेम होगी दोनों की, ठीक है। चलो उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से 1 एम्पियर को डिफाइन करना है हमें, ठीक है। जो दो वायर के बीच में करंट फ्लो कर रहा है, दो पैरेलल वायर रख रखी है, उनके बीच में जो करंट फ्लो कर रहा है ना, सॉरी उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, उससे हमें 1 एम्पियर को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखना 1 एम्पियर कब आएगा, यहाँ पे ना हम पहले फोर्स निकालते हैं। अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा होगा तो फोर्स कितना होगा उस टाइम पे, फोर्स कितना फोर्स लगाएंगे कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा ये तो कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। I1 को भी 1 रखेंगे, I2 को भी कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, ठीक है। R को भी 1 रख के देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। फोर्स कितना आ जाएगा 10⁻⁻7, क्योंकि म्यू नॉट बाय 4 पाई क्या होता है 10⁻⁻7 होता है ना, ठीक है। I1 I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 एम्पियर, वो तो हमें निकालना ही है ना, ठीक है। फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁻⁻7 इंटू 2 हो जाएगी, ठीक है। ये 10⁻⁻7 कहाँ से आएगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई से, ठीक है। इसका मतलब फोर्स कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अगर किसी वायर, अगर हमारे पास कोई एक वायर है, ठीक है, मतलब 2 वायर, अगर मान लेते हैं हमारे पास 2 वायर है, ठीक है। जब एक वायर के 1 मीटर पार्ट में इतना फोर्स लगेगा ना 2 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, तो कितना करंट फ्लो करेगा, दोनों वायर को एक दूसरे के कितने डिस्टेंस में रख रखा 1 मीटर की, तो कितना करंट फ्लो करेगा 1 एम्पियर का, ठीक है। करंट इन कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। करंट जो होगा ना कंडक्टर में 1 एम्पियर का फ्लो करेगा कब, इफ़ देयर आर प्लेस्ड इन 1 मीटर अपार्ट, अगर दोनों वायर को 1 मीटर डिस्टेंस में रखेंगे, इन वैक्यूम, ठीक है। अगर हम वैक्यूम नहीं लेंगे ना, अगर वैक्यूम में नहीं रखेंगे तो म्यू नॉट नहीं आएगा फिर यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं इन वैक्यूम इंटरेक्ट विद द फोर्स ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर का। न्यूटन क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, न्यूटन पर मीटर क्यों लिखा, क्योंकि 1 मीटर लेंथ पे इतना फोर्स लगना चाहिए, ठीक है। अब जितनी वायर की लेंथ होगी ना उसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे फिर, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। 1 मीटर की बात करें कि 1 मीटर में इतना लगना चाहिए फोर्स, ठीक है। तो करंट 1 एम्पियर का होगा कब, अगर दोनों वायर को 1 मीटर के डिस्टेंस में रखेंगे वैक्यूम में और उनके बीच का फोर्स इतना होगा, ठीक है। मतलब जो वायर होगी ना, वायर में 1 मीटर लेंथ में इतना फोर्स लगेगा, ठीक है।